हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत शेखावत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन गेट अड्डा 24/7। तो आज के सेशन में मैथ्स की जर्नी में हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं गेट 2023 का जो एग्जाम होकर के चुका है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल जो भी सारे क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को ये बात ध्यान रखिएगा, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कशन करने वाला है कंप्लीटली। और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसलिए एक्चुअल क्वेश्चन से डेटा में वेरिएशन हो सकता है। अभी तक जो एक्चुअल रेस्पॉन्स शीट है वो आउट नहीं हुई है, तो पता नहीं है, कोई क्वेश्चन में थोड़ा मिसमैच हो सकता है। तो जो हमारे पास डेटा है उस डेटा के हिसाब से क्वेश्चंस कुछ फ्रेम हुए हैं और उन क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करने वाला है। जैसा कि अपडेट मेरा स्टूडेंट्स ने आकर के बताया कि मैथमेटिक्स के टोटल 9 क्वेश्चंस गेट 2023 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूछे गए। तो वो 9 क्वेश्चंस कुछ इस इधर उधर मिसमैच हो सकते हैं। उन 9 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। हो सकता है इन 9 क्वेश्चंस के अलावा भी कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स का हो, या हो सकता है कोई क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चंस ना हो, थोड़ा सा मैच नहीं करता हो। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अड्डा 24/7 की ऐप में ये सारे बेहतरीन फीचर्स आपको बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया अड्डा 24/7 का ऐप तो इंस्टॉल कर लो। कहाँ से इंस्टॉल करोगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर था, गेट 23 में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बनकर के आए। फंक्शन का प्लॉट हमें दिया हुआ है, उससे रिलेटेड फंक्शन क्या है, उस तरह के क्वेश्चंस। मैकेनिकल में भी इस तरह का क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी इस तरह का क्वेश्चन आया। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द गिवन ग्राफ? इसका कौन सा ग्राफ होगा हमसे पूछा है। अच्छा, इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करें। शायद हमारे लिए इनमें से किसी भी कर्व का ग्राफ बनाना टफ हो, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 का पावर मोड ऑफ x नहीं है, x और 2 का पावर मोड ऑफ x का मल्टीपल है। ऐसे अलग अलग में कुछ इस तरीके से फंक्शंस हैं। लेकिन इस फंक्शन को अगर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो एक फंक्शन आप समझते होंगे, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन में ऐसा हो f(x) और f(-x) इक्वल हो तो वो होता है इवन फंक्शन। और अगर f(x) एंड f(-x) एक दूसरे के नेगेटिव हो, f(x) और f(-x) एक दूसरे के नेगेटिव हो, देन इट इज ऑड फंक्शन। तो आप यहां पर अगर जो हमें गिवन है फंक्शन का प्लॉट, उसको ऑब्जर्व करें तो देख करके समझ में आ रहा है कि जैसा जैसा किसी पॉजिटिव x की वैल्यू पर वैल्यूज है, वैसे वैसी उतनी ही नेगेटिव पर वैल्यू, बिल्कुल वेरिएशन जो है जस्ट नेगेटिव को फॉलो कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये ऑड फंक्शन है, ये वाला फंक्शन ऑड फंक्शन है। इस कंक्लूजन पर आप भी पहुंच गए होंगे मेरी तरह, दिस इज ऑड फंक्शन। अब हमें चेक करना है यहां पर कौन सा ऑप्शन है जो ऑड फंक्शन नहीं है, वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में f(x) जो है, दैट इज x 2 पावर माइनस मोड ऑफ x। चेक कर लेते हैं क्या f(-x) क्या बनेगा। जहां जहां पे x है उसकी जगह -x पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 पावर मोड ऑफ -x। मोड -x या मोड x सेम होता है तो हो जाएगा -(x) 2 पावर माइनस मोड ऑफ x। मतलब ये तो f(x) का जस्ट नेगेटिव हो रहा है, मतलब ये तो ऑड फंक्शन को फॉलो कर रहा है। तो ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड इवन के हिसाब से हो सकता है इससे ज्यादा ऑड और भी फंक्शंस हो तो थोड़ा सा सोचना पड़े, लेकिन अभी तक हमें ये ऑड फंक्शन होते हुए नजर आ रहा है। चलिए बाकी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में f(x) हमें जो गिवन है दैट इज मोड ऑफ x 2 पावर -x। f(-x) अगर क्या चेक करेंगे क्या बनता है, दैट विल बी मोड ऑफ -x 2 पावर माइनस ऑफ -x, इट विल बी +x। मोड ऑफ -x विल बी x, x e2 पावर सॉरी x 2 पावर x, मोड x 2 पावर x। तो मोड x 2 पावर -x, मोड x 2 पावर x एक दूसरे के इक्वल भी नहीं है, एक दूसरे के जस्ट नेगेटिव के इक्वल भी नहीं है, नाइदर इवन नोर ऑड। इसके लिए हमारे पास कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है, दिस इज नाइदर इवन फंक्शन नोर ऑड फंक्शन। क्या हमारे काम का है क्या? नहीं, हमें तो ऑड फंक्शन होना चाहिए था। तो बी ऑप्शन यहां पर रिजेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सी ऑप्शन है x e2 पावर 2 पावर -x। सी में है f(x) इज x
2 टू पावर माइनस एक्स। एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स विल बी माइनस ऑफ एक्स 2 टू पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स। ऐसा करके क्या ये एफ एक्स और एफ माइनस एक्स एक दूसरे के नेगेटिव है कि हाँ बाहर नेगेटिव तो नजर आ रहा है लेकिन ये तो चेंज हो गया, मीन्स ना तो ये इसका नेगेटिव है ना ही इसके इक्वल है। तो यहां पर भी समझ में आ रहा है नाइदर इवन नोर ऑड, नोर ऑड। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, और चाहिए था हमें। तो नेक्स्ट इसकी बात करते हैं डी ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर। हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको देख करके समझ में आ जाएंगी चीजें, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं पूरी चीजें। एफ माइनस एक्स क्या बनेगा, माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, ई टू पावर माइनस ऑफ मोड एक्स दैट इज एक्स। ये तो सेम आ गया, मतलब ये वाला फंक्शन तो इवन फंक्शन हुआ। क्या हमारा ओरिजिनल फंक्शन जिसका प्लॉट हमें बनाना है वो भी इवन है क्या, नहीं, वो तो ऑड है। सो ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन आर, ये गिवन है, द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन इन द लीस्ट स्क्वायर सेंस इज। तो देखो हमारे पास ये पॉइंट्स हमें दे रखे हैं एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं -1, 0.8, एक्स की वैल्यू -1 हो और वाई की वैल्यू 0.8, ऐसा कहीं पर होगा। 0 एंड 2.2, ये 0 और ये 2.2, ऐसा करके कुछ पॉइंट होगा। 1 एंड 2.8, ये 1 और ये 2.8 हो, ऐसा करके कुछ पॉइंट होगा। अब ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, बट बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा ये हमसे पूछा है। स्लोप ऑफ द बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन क्या होगा। तो भाई स्ट्रेट लाइन y = mx + c को फॉलो करती है। तो हमें यहां पर क्या फाइंड करना है इन वाले पॉइंट्स के लिए। अब ये पॉइंट तो ऐसे बिखरे हुए हैं, है ना, कोरिलेशन रिग्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो यहां पर कोई पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन जो इनके सबसे नियर मोस्ट में हो, है ना, वो नियर मोस्ट में जो बेस्ट फिट स्लोप होना चाहिए उस स्ट्रेट लाइन का, वो क्या होना चाहिए हमसे पूछा है। तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, हमें लाइन हो या कोई और भी चीज दी जा सकती है कि भाई कोई पैराबोलिक के लिए बेस्ट फिट हो या पॉइंट्स ऐसा करके हो, तो उसकी इक्वेशन लिख लो। अब उस इक्वेशन में हमें यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर y की वैल्यूज गिवन है, कुछ पर्टिकुलर x पर। अब यहाँ पर देखो इसको किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है हमें यहाँ पर अगर एक से रिलेटेड y1 है, दूसरे पॉइंट से रिलेटेड y2 है, तीसरे पॉइंट से रिलेटेड y3 है, तो इसमें भी फॉलो होनी चाहिए वो चीजें। तो मैं y1 y2 y3 ऐड करूंगा, मींस समेशन ऑफ y1 y2 y3 yi करूं, देन इट विल बी m समेशन ऑफ xi प्लस c कितनी बार ऐड होगा, फर्स्ट पॉइंट के लिए, सेकंड पॉइंट के लिए, थर्ड पॉइंट के लिए, एन टाइम। एन यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स है, नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने, 1 2 3 है यहाँ पे, है ना, 3 है ना पॉइंट्स, तो एन का वैल्यू यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ वाई आई इक्वल टू एम तो हमें फाइंड करना है, समेशन ऑफ एक्स आई प्लस 3 ऑफ सी। एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, इसी को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो, इसी को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एक्स आई वाई आई इक्वल टू एम एक्स आई इंटू एक्स आई करेंगे तो एक्स आई स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स आई प्लस 3 ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई इंटू सी। तो अब हमें यहां पर एक्स आई की वैल्यूज की जरूरत है, एक्स आई के समेशन की, सॉरी, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस हैं, अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम, एक मिनट, यहां पर तो एक कांस्टेंट है ना, तो ये ऐसा करके 3 ऑफ सी ऐसा करके चलेगा, है ना। तो यहां पे अब हमें समेशन ऑफ एक्स आई, समेशन ऑफ वाई आई, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई चाहिए इन तीनों पॉइंट्स के लिए। तो ध्यान से देखना यहां पर एक्स वाई की वैल्यूज हमें 3 पॉइंट्स में गिवन है, -1 0 1, एक्स की वैल्यू है -1 0 1, वाई की वैल्यू है 0.8 2.2 2.8 0.8 2.2 2.8, ये y की वैल्यूज हैं, है ना। हमें एक तो एक्स आई स्क्वायर की जरूरत है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज यहां पर देख लेते हैं 1 0 1। हमें एक x इंटू वाई की जरूरत है, एक्स आई इंटू वाई आई, तो यहाँ पे एक्स आई इंटू वाई आई करते चलते हैं, तो ये बन जाएगा -0.8 0 2.8। यहां मैं समेशंस कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर मुझे समेशन एक्स आई की जरूरत पड़ेगी तो यहां आएगा, दैट विल बी 0। मुझे समेशन वाई आई की जरूरत पड़ेगी, देन इट विल बी हियर, ये हो गया 2.8 और 2.2 मिलके हो गया 2 4 5.8, ये वैल्यू आ गई 5.8। समेशन एक्स आई स्क्वायर की मुझे जरूरत पड़ेगी,
देन इट इज हेयर 2 समेशन एक्स आई इंटू वाई आई की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो ये हो जाएगा इनका एडिशन होकर के 2। ये वैल्यूज हम इन दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। समेशन ऑफ वाई आई क्या हो गया, समेशन ऑफ वाई आई इज 5.8 इक्वल टू एम तो फाइंड करना है हमें। समेशन ऑफ एक्स आई क्या हो गया, समेशन ऑफ एक्स आई इज 0, यहां से तो मिस हो गया, कोई बात नहीं, प्लस एन इंटू सी मीन्स 3c, ये था ही हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई मीन्स एक्स आई इंटू वाई आई मीन्स 2 इक्वल टू एम समेशन ऑफ, यहां पर है अब एक्स आई स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर क्या बन रहा है 2 प्लस 3 इंटू सी। यहां पे 3 समेशन ऑफ एक्स आई करके और आएगा, यहां 3 समेशन ऑफ एक्स आई करके और आएगा। समेशन एक्स आई ओवरऑल में मल्टीपल हो रहा है ना। समेशन एक्स आई क्या वैल्यू थी हमारे पास, समेशन एक्स आई का वैल्यू था 0, तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। ये सेकंड इक्वेशन है। अब यहां से हमें m का वैल्यू फाइंड करना है, तो m का वैल्यू तो हम यहां से बोल सकते हैं 1, 2/2 करके आ गया 1। c का वैल्यू फाइंड करना होता अगर m के साथ साथ c का, तो m का जो वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके c का वैल्यू फाइंड कर सकते थे। हालांकि ये 0 है तो इससे ये फर्क नहीं पड़ रहा है कोई। m का वैल्यू, हमें स्लोप का वैल्यू फाइंड करना था, तो स्लोप विल बी 1। चलिए, तो ये कोरिलेशन रिग्रेशन से क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन वेक्टर w हमें दे रखा है द वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन डिफाइंड बाय दिस। हमें इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है। हमें वेक्टर गिवन है 1 2 3 ट्रांसपोज। अगर ये w 1 2 3 ट्रांसपोज है तो w t क्या हो जाएगा 1 2 3, सॉरी w 1 2 3 ट्रांसपोज है, मतलब ये कॉलम हो जाएगा, है ना। और w ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, w ट्रांसपोज ये हो जाएगा 1 2 3। W ट्रांसपोज x क्या हो जाएगा, W ट्रांसपोज x का मतलब हो जाएगा 1 2 3। x वेरिएबल है, x y z 3 डायमेंशनल इसलिए होगा क्योंकि हमारा वेक्टर भी 3 डायमेंशनल है, तो हमने 3 डायमेंशनल ले लिया, इक्वल टू 1। तो यहां से इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन आ जाएगी, क्या आएगी, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमें कभी भी किसी भी कर्व का या कभी भी किसी भी सरफेस का, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना हो, तो हमारे पास अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 की फॉर्म में ये बना हो, ऐसा कुछ करके फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 की फॉर्म में, तो जो नॉर्मल वेक्टर होता है इसी फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड कर लो, वो नॉर्मल वेक्टर होता है। नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन f of x y z equal to 0 is given by what, gradient of that f। ग्रेडियंट का एक एप्लीकेशन होता है ना, कभी भी हम किसी भी कर्व का या किसी भी प्लेन का कोई भी इक्वेशन है उसका किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर नॉर्मल वेक्टर हमें फाइंड करना है, तो उस फंक्शन का, उस f का ग्रेडियंट फाइंड कर लो। तो यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ f फाइंड करना है हमें। f हमारे पास ये रहा। कैसे फाइंड करते हैं ग्रेडियंट, जो भी f है इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल विद i कैप, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो जाएगा 1i कैप। जो भी गिवन है उसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर 0 2 0 मींस 2 विद j कैप, और ऐसे z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3 विद k कैप। ये हो गया ग्रेडियंट। ये ही नॉर्मल वेक्टर है। अब इस नॉर्मल वेक्टर को अगर हम मैट्रिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक कॉलम वेक्टर या रो वेक्टर की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 करके। तो 1 2 3 का उसने ट्रांसपोज करके लिखना चाह रहा है इसको। जो वेक्टर होगा उसको आप कॉलम या रो किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर इसको कॉलम की फॉर्म में अगर लिख रहे हैं 1 2 3, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो इक्वल टू 1 2 3 ट्रांसपोज। यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 ट्रांसपोज सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The expected number of trials for first occurrence of a head in a biased coin is known to be 4. The probability of first occurrence of a head in the second trial is। यहाँ पे देखो एक biased क्या बोलते हैं कॉइन है, ठीक है, एक biased कॉइन है।
तो इसमें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी तो सेम होगी नहीं, तो मैं मान ले रहा हूं लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो P है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो होगी वो इक्वल नहीं होगी, P के इक्वल नहीं होगी, बट इतना तो कह सकते हैं 1 माइनस P होगी। ठीक है, अच्छा अब हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी, साथ में ये क्या गिवन है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए हेड, पहला हेड आने के लिए कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। हो सकता है पहली बार में आ जाए, हो सकता है पहली बार में हेड नहीं आए, दूसरी बार में हेड आए, हो सकता है पहली बार में भी हेड नहीं आए, दूसरी बार में भी हेड नहीं आए, तीसरी बार में हेड आए, मतलब 3 टॉस करने पड़े। हो सकता है पहला दूसरा तीसरा नहीं आया हेड, चौथा टॉस किया और उसमें हेड आया तो 4 टॉस करने पड़े। हो सकता है ऐसे 5 टॉस करने पड़े, 10 20 ऐसे 100 1000 इनफाइनाइट टॉस करने पड़ सकते हैं। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ टॉस होंगे सो दैट यू विल गेट फर्स्ट हेड इज ए रैंडम वेरिएबल। तो यहां पे x एक रैंडम वेरिएबल है, x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स, सॉरी नंबर ऑफ टॉस टू गेट फर्स्ट हेड। फर्स्ट हेड हो इसके लिए नंबर ऑफ टॉस कितने होंगे, दैट इज ए रैंडम वेरिएबल, और उस रैंडम वेरिएबल को x करके नाम बोला हुआ है। ठीक है, अब ये x जो है इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, खत्म नहीं होगा कभी। और नंबर ऑफ टॉस कितने होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर मैं ये रिप्रेजेंट करूं तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर रहा हूं ना मैं। रैंडम वेरिएबल अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो तो फॉर ईच पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल इफ यू आर गिविंग द प्रोबेबिलिटी देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो यहां पे 1 नंबर ऑफ टॉस करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप बोलोगे 1 नंबर टॉस मतलब पहली बार में हेड आ जाए, तो क्या आप ये समझ सकते हो 1 नंबर टॉस करने का मतलब होगा इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन फर्स्ट टॉस, मतलब टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी कंसीडर की हमने, P। 2 टॉस करने का मतलब क्या होगा, फर्स्ट में हेड नहीं आए एंड सेकंड में हेड आए। फर्स्ट में हेड नहीं आए तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है, एंड सेकंड में हेड आए, एंड जब भी करते हैं तो मल्टीपल हो जाता है। 3 टॉस कब करेंगे, फर्स्ट में हेड नहीं आए एंड सेकंड में हेड नहीं आए, 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी, तो मैं ऐसा कर सकता हूं स्क्वायर, एंड थर्ड में टेल आए तो ही थर्ड में हेड आ जाए, तो 3 टॉस करके रुक जाएंगे। 4 टॉस करने का मतलब क्या होगा, फर्स्ट में हेड नहीं हो, सेकंड में हेड नहीं हो, थर्ड में हेड नहीं हो, क्यूब, एंड फोर्थ में फिर हेड हो जाए। ऐसे ही हो जाएगा 1 माइनस पी का पावर 4 इंटू पी एंड सो ऑन, ऐसे चलते हुए। अब हमें जो गिवन है वो एक्सपेक्टेशन गिवन है, और मुझे यहां से आशा की किरण नजर आ रही है कि मेरे पास x है, x की प्रोबेबिलिटीज है, अगर मैं एक्सपेक्टेशन के इक्वेट करूंगा तो x की प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ p है, एक्सपेक्टेशन पता है p आ जाएगा इस इक्वेशन को इसमें लेके। क्या आपको याद आ रहा होगा ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ x यही तो होता है समेशन ऑफ x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज के साथ मल्टीपल विद प्रोबेबिलिटी, ऑल प्रोबेबिलिटीज सारी पॉसिबल वैल्यूज 1 to n। तो यहां पे हमारे पास इनफाइनाइट ऐसे चलती चलने वाली है, बट ओवरऑल बनना क्या है, 1 इंटू पी प्लस 2 इंटू 1 माइनस पी इंटू पी प्लस 3 इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू पी प्लस 4 इंटू 1 माइनस पी क्यूब इंटू पी एंड सो ऑन, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट गिवन, एक्सपेक्टेशन क्या गिवन है 4, है ना। अब यहां से हमें P सॉल्व कर सकते हैं, और मुझे नजर आ रहा है कि P तो हर टर्म के अंदर है, कॉमन आउट ले सकते हैं। P कॉमन आउट लेंगे तो रह क्या जाएगा, रह जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस पी प्लस 3 इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस पी क्यूब एंड सो ऑन इक्वल टू 4। अब यहां से सॉल्व नहीं हो पाया यार, ये भी तो रह गया जब तक ये नहीं है, और इनफाइनाइट टर्म्स है इसमें, ये भी प्रॉब्लम है। जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। अब दो चीजें आपके माइंड में आ सकती हैं। यहां पे आप देख रहे हैं तो हर टर्म में आगे बढ़ने पर 1 माइनस पी का पावर 1 माइनस पी मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो जीपी लग रहा है, लेकिन साथ में 1 2 3 4 एपी भी है, तो ये है एजीपी, दिस इज एजीपी। तो अब इस एजीपी को सॉल्व करने के लिए आप इसको सॉल्व करना है, रिजल्टेंट क्या बनेगा इनफाइनाइट टर्म्स में, ठीक है। आपको पता होगा ऐसा होने पर हम 1 माइनस पी से मल्टीपल कर देते हैं पूरी को, फिर माइनस करते हैं और फिर रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, या तो ऐसा कर सकते हो, या दूसरा आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप 1 माइनस पी मल्टीपल में आ रहा है ना, 1 माइनस ऑफ 1 माइनस पी का
-2 पावर का बाइनोमियल एक्सपांशन करते हैं तो क्या आता है देखना। बाइनोमियल एक्सपांशन होता है, अगर ये दोनों सेम साइन के होते हैं तो प्लस करके चलेगी हर टर्म, है ना। तो इसको माइनस माइनस को प्लस कर दिया, अब n को 2 की तरह हम यूज में ले लेंगे, तो 2 1 प्लस एन एक्स होता है ना, इंटू 1 माइनस पी, प्लस नेक्स्ट होगा n इंटू एन माइनस 1 मीन्स -2, n है क्या है -2, अब -2 और -3 मल्टीपल होकर के पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, नहीं तो आप एन एक्स और वो करते हुए भी देख सकते हैं ना। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -2 और -2 में से एक कम होगा तो -3, वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस पी का स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल आउट होगा, ऐसा आ रहा है। नेक्स्ट क्या बनेगा, 3 इंटू 2 इंटू 4 भी आएगा, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस पी का क्यूब आएगा, यहाँ पे आप देखते हो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो टर्म दिख रही हैं ये बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस पी टू पावर -2 है, तो हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, p 1 माइनस पी टू पावर -2 इज इक्वल टू 4। यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस p प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा p इंटू पी का पावर -2 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा p का पावर -1 इज इक्वल टू 4, सो p का वैल्यू आ गया यहां से 1/4। p का वैल्यू आ गया तो क्वेश्चन हो गया। अब कैसे, हमसे पूछा क्या है आप क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में आप पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए हेड इन द सेकंड ट्रायल। इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट हेड सेकंड ट्रायल में आया, फर्स्ट हेड सेकंड ट्रायल में आया मतलब फर्स्ट टेल आया सेकंड, ये पूछा है ना हमसे, मतलब यही पूछा है ना, फर्स्ट हेड सेकंड ट्रायल में आया मतलब फर्स्ट में टेल आए एंड सेकंड में आया, इसका प्रोबेबिलिटी पूछा है। फर्स्ट में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी एंड सेकंड में हटाने की प्रोबेबिलिटी पी, पी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं तो हो जाएगा 3/4 इंटू 1/4 मीन्स 3/16, 3/16 विल बी द आंसर। जो भी है ये नंबर का आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो 3/16 हाँ 3/16 की वैल्यू कैलकुलेट करके आप आंसर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फेयर 6-sided डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट टॉस, ये है फर्स्ट टॉस, गेट्स 1 एंड सेकंड टॉस गेट्स 4। इस चीज का क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट टॉस 1 आए एंड सेकंड टॉस 4 आए। एक फेयर डाइस को कर रहे हैं, अब फेयर 6-sided डाइस को अगर हम टॉस करेंगे तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगा और 4 आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगा। हमसे पूछा है कि फर्स्ट तो 1 आए एंड सेकंड 4 आए, तो फर्स्ट 1 आए एंड सेकंड 4 आए, फर्स्ट क्या आया उस पर सेकंड डिपेंड ही नहीं करेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट है ना, फर्स्ट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा उस पर सेकंड थोड़ी डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट में 1 आने की प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड में 4 आने की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/6 एंड 1/6 मल्टीपल हो गए 1/36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स इज गिवन, हमें फंक्शन 2 वेरिएबल्स में गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 1 1। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज या नॉर्मल टू द सरफेस या डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये चीज हमारे ग्रेडियंट की एप्लीकेशन ही है। तो ग्रेडियंट की एप्लीकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले था, एक क्वेश्चन ये, एक ही सेट में दोनों ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, ये कभी कभी हो पाता है ऐसा। चलिए तो यहां पर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज मतलब ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इस एफ का ग्रेडियंट अगर मैं फाइंड करता हूं, यहां पे 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है x1 और x2, जैसे xy होते हैं उस तरीके से x1 x2 है। तो क्या हो जाएगा ग्रेडियंट, पहले इसका x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, दैट इज 2x1, x1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 0 हो जाएगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करोगे 3 0 प्लस x2, ये हो जाएगा विद आई कैप या ax1 कैप ऐसा भी बोल सकते हो, प्लस जो भी है उसका x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो 0 4x2 प्लस 3 प्लस x1 विद जे कैप। अब इस ग्रेडियंट ऑफ f को मींस मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज बताएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बताएगा एट 1,1 फाइंड कर लेते हैं। तो हो जाएगा 1,1 करोगे तो 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 आई कैप प्लस 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 जे कैप
इसका मैग्नीट्यूड लेकिन हमसे पूछा है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट 100, मतलब 10। सो 10 विल बी द आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है, dy बाई डी टी हमें दे रखा है e⁻⁻80 बाई 2 प्लस 80 विद a हमें दे रखा है, y0 हमें दे रखा है, वैल्यू ऑफ yt पूछे एट t इक्वल टू 1, ऑब्टेनिंग द वैल्यू न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली ऑब्टेन करने का मतलब न्यूमेरिकल मेथड से ऑब्टेन करना है। हालांकि हमें मेथड का नाम भी नहीं दिया कुछ भी, ठीक है। तो बेस्ट जो इजी होता है दैट इज आयलर्स मेथड, उसको यूज मिलेंगे। हालांकि हमें स्टेप साइज भी नहीं दिया। आयलर्स मेथड आपको याद आ रहा होगा। आयलर्स मेथड क्या बोलता है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वेयर y का वैल्यू किसी x की वैल्यू पर, जीरो वैल्यू पर दे रखा है y0, तो फिर y का वैल्यू किसी और वैल्यू पर फाइंड करने के लिए y एट x इक्वल टू x0 प्लस h, या जिसको आप बोल सकते हो x1 पर फाइंड करना हो, जिसको आप y1 बोल रहे हो, दैट इज गिवन बाय y0 प्लस h, फंक्शन का वैल्यू एट x0 कॉमा y0। अब ये h पर डिपेंड करता है, ये h कितना लेके चल रहे हो आप, x0 वाली जो वैल्यू उससे x0 प्लस h पर फाइंड करने के लिए h कितना लेके चल रहे हो। अगर आपने 0 पर वैल्यू दी थी, h को 1 यूज में ले लिया तो डायरेक्ट 1 पर वैल्यू आ जाएगी। h को 0.5 यूज में लिया तो पहले 0.5 पर वैल्यू आएगी, उसको यूज में लेकर के फिर 1 पर वैल्यू आएगी। तो अब ये क्वेश्चन जो है कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन है बिल्कुल। इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि मैं h स्टेप साइज कितनी लूं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन और दिया है आपने। अगर मैंने h 0.5 लिया तो आंसर जो होगा वो अलग रेंज में पहुंचेगा, 1 लिया तो अलग रेंज में पहुंचेगा। हालांकि जितना छोटा h लेंगे उतना मोर एक्यूरेट रेंज में पहुंचेगा। लेकिन कैसे, स्टूडेंट थोड़ी डिसाइड करेगा इसको एग्जाम हॉल में कि क्या इसको यूज में लेना है। तो दिस इज ऑब्जेक्शन टू गेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, इस तरह से नहीं करना चाहिए। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर भी आपके लिए मैं h की वैल्यू 0.5 यूज में लेते हुए सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले y एट x इक्वल टू 0 हमें दे रखा था 0, हम फाइंड कर रहे हैं y एट 0 प्लस 0.5 मींस h की वैल्यू 0.5 यूज में लेते हुए ये हो जाएगा y एट 0, इसी को यूज में ले रहा हूं, प्लस h का वैल्यू 0.5, फंक्शन का वैल्यू एट x का वैल्यू एट 0, y का वैल्यू एट 0 भी 0 ही था। तो क्या बना, ये क्या बना भाई, ये y0 था 0, है ना। फंक्शन का वैल्यू एट 0 0 क्या बनेगा, ये कैलकुलेट करके यहां पे यूज में लेना है। फंक्शन का वैल्यू एट 0 0 क्या बनेगा, ये रहा फंक्शन। y का तो है ही नहीं है, तो केवल x पे डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, e टू पावर 0 मींस 1 डिवाइड बाय, ये तो 0 हो गया, 1/2 मींस 0.5। तो इसको 0.5 आप यूज में ले सकते हो। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 मींस 0.25। y एट 0.5 आ रहा है 0.25। अब इसको यूज में लेते हुए हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हुए 1 पर वैल्यू बता सकते हैं। 1 पर ही पूछा है हमसे। y1 हो जाएगा y एट 0.5 प्लस 0.5, फंक्शन का वैल्यू एट पुराना x का वैल्यू 0.5 और पुराने x की वैल्यू पर y का वैल्यू दैट इज 0.25, है ना। चलिए y एट 0.5 हम फाइंड कर चुके हैं, 0.25 प्लस 0.5 सॉरी, फंक्शन का वैल्यू एट 0.5 कॉमा 0.25 अगर हम देखें, यह x ये यहां पे t है हमारे क्वेश्चन में, यह y, x की हमारे क्वेश्चन में t है। तो y का तो ये वैसे भी डिपेंड नहीं कर रहा, केवल t पर डिपेंड कर रहा है, और t की वैल्यू अब हमें क्या पुट करनी है 0.5, तो हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस a का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है 0.01, तो हो जाएगा 0.01 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 2 प्लस 0.01 इंटू 0.5, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 0.005, ये बनेगा ना, 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट और आगे आ जाएगा, ऐसा करके डिवाइड बाय 2 प्लस इसको मल्टीपल करेंगे 0.01 से, तो वही 0.005, इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर बन जाएगा। अब ये तो कैलकुलेशन वाली बात है, वर्चुअल कैलकुलेटर उठाएंगे, वर्चुअल कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, गेट का एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर उस टाइम पर अगर आप फैमिलियर नहीं हैं तो यूज़ में लेने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए गेट वर्चुअल कैलकुलेटर पर ही अपनी प्रैक्टिस किया करें, सो दैट एक्चुअल एग्जाम के टाइम पे आपको वर्चुअल कैलकुलेटर पे आप उसको कर सको। और इसके लिए आप सिंपल सा आप लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं,
या आपने मोबाइल से पढ़ाई करते हैं तो मोबाइल में स्मार्टफोन में गेट वर्चुअल कैलकुलेटर की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर लैपटॉप पर करते हैं तो लैपटॉप में भी ऑनलाइन गूगल पर सर्च करेंगे तो आराम से वर्चुअल कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, उन्हीं को यूज में लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। V1 हमें दे रखा है, V2 हमें दे रखा है, दो वेक्टर्स करके बोला है। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट अल्फा इन द एक्सप्रेशन V1 इक्वल टू अल्फा V2 प्लस ई विच मिनिमाइजेज द लेंथ ऑफ द एरर वेक्टर। एरर वेक्टर का लेंथ मिनिमाइज हो जाए उसके लिए क्या कंडीशन है, ऐसा करके हमसे पूछा है। V1 हमें दे रखा है 1 2 0 अल्फा, V2 हमारे पास है 2 1 3 प्लस ई। ई जो एरर वेक्टर है इसकी लेंथ को मिनिमाइजेशन का कंडीशन पूछा है, तो पहले ई फाइंड कर ले। ई हो जाएगा दिस माइनस दिस, मीन्स हो जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा, 2 माइनस अल्फा एंड 3 अल्फा, 0 माइनस 3 अल्फा माइनस 3, ये है ई। इसका लेंथ जो होगा, वेक्टर का लेंथ कैसे हो जाता है, इसके ईच एंड एवरी पार्ट का स्क्वायर को ऐड कर दें। 1 माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 अल्फा का स्क्वायर 9 अल्फा स्क्वायर। इसको अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे देन इट विल बी व्हाट, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा प्लस 9 अल्फा स्क्वायर। अगर ये लेंथ है ई का तो क्या बन क्या रहा है, ये तो थोड़ा सॉल्व किया है तो क्या बन रहा है, अल्फा स्क्वायर की टर्म बन गई 9 और 13 1 14 अल्फा स्क्वायर, कांस्टेंट वाली टर्म बन गई सॉरी अल्फा वाली टर्म भी है अभी -8 अल्फा, एंड कांस्टेंट वाली टर्म बन गई 145 प्लस 5। अगर लेंथ मैक्सिमम है तो ये रूट के अंदर वाली क्वांटिटी भी मैक्सिमम होगी, तो मैं यहां पर इसको अल्फा का फंक्शन जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू किस अल्फा पर होगा ये फाइंड करके फिर लेंथ की वैल्यू के लिए जो भी है वो फाइंड कर सकता हूं। अल्फा की वैल्यू ही पूछी हमसे, तो मैक्सिमम लेंथ नहीं पूछे, मिनिमम लेंथ नहीं पूछी, किस वैल्यू पर होगी मिनिमम पूछे। तो इसका मिनिमा फाइंड करने के लिए इसका डिफरेंशियल 0 के इक्वेट कर देंगे, ये हो जाएगा 28 अल्फा माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 4 कॉमन आउट लेकर के भी बोल सकते हैं इसको, या फिर अल्फा फाइंड कर लें सिंपल, अल्फा इक्वल टू 8/28। 8/28 का मतलब हो जाएगा 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2/7। अल्फा इक्वल टू 2/7 पर एक्चुअल में मिनिमम आ रहा है कि नहीं वो भी चेक करने के लिए हम f'(x) भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बन जाएगा 28 जो कि पॉजिटिव होगा, चाहे किसी भी अल्फा पर बात करें, और पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमा। तो 2/7 अगर अल्फा की वैल्यू होगी तो ये मिनिमम होगा, तो रूट ऑफ दिस भी मिनिमम होगा, मींस लेंथ मिनिमम हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू 2/7 होना चाहिए फॉर लेंथ टू बी मिनिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द फिगर्स u एंड v आर रिलेटेड एज au इक्वल टू v बाय ए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स A। द करेक्ट चॉइस ऑफ A इज, यहां पे u एक वेक्टर है, v एक वेक्टर है, और ये u वेक्टर ओरिजिन से इस पॉइंट पर जा रहा है 4,3 पर, v वेक्टर ओरिजिन से इस पॉइंट पर जा रहा है 5,0 पर। तो मैं u वेक्टर अपनी तरफ से बोल सकता हूं 4i कैप, ऐसे होता है ना, जहां जा रहे होते हैं उसमें से जिससे स्टार्ट किया उसके यूनिट वेक्टर को सॉरी पोजीशन वेक्टर को माइनस करता है 3j कैप, ये u वेक्टर हो गया। और v वेक्टर क्या है, v वेक्टर हो गया 5i कैप प्लस 0j कैप। अब au इक्वल टू v है अगर है तो a क्या होना चाहिए, au u इक्वल टू b इक्वल टू v है ना, तो u तो हमारे पास हो गया 4,3 एंड v है 5,0। अब यहां क्या होना चाहिए सो दैट ये सेटिस्फाई हो जाए, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन से हमारे पास है तो ऑप्शन से देख सकते हैं, नहीं तो ABCD पुट करके उनको सॉल्व करने के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर बात करेंगे तो इक्वेशन 2 होंगी और वेरिएबल 4 हो जाएंगे ABCD, तो ऑप्शन से हमें समझना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करता हूं तो देखो क्या बनेगा, 4/4 मीन 16/5 प्लस 9/5
क्या बना है 5, अगर मैं कॉमन ले 25/5 बन गया। अरे बिल्कुल सही है, एलसीएम भी 5 आ रहा है। और अगर मैं यहां पे देखता हूं -12/5 प्लस 12/5 मल्टीपल करेंगे तो ऐसा आएगा ना, ये भी 0 आ गया। बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, ए ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे बी, सी और डी को भी आप चेक करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, ओवरऑल बात है कि यहाँ 0 आना चाहिए, तो कैंसिल आउट होने के लिए इसका और इसका दोनों पॉजिटिव होकर नहीं होगा, ये पॉजिटिव होकर नहीं होगा, ये पॉजिटिव होकर के हो रहा होगा। -9/25 सॉरी 12/5 और -12/5 ये तो हो रहा है 0। इससे पहले वाला क्या होगा 16/5 -9/5, तो 16 - 9 कितना हो गया 7/5 आ जाएगा, हमें चाहिए 5, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। ऐसे देख सकते हैं आप, ए इज द ओनली आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये टोटल 9 क्वेश्चंस थे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेमोरी बेस्ड से जो अभी हैं उसके अकॉर्डिंग मैं डिस्कशन की बात किया हूँ। एक्चुअल रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी तो उसके बाद हम हो सकता है एक्चुअल क्वेश्चंस भी मिले तो उन एक्चुअल क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं जो सिविल इंजीनियरिंग का और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का नेक्स्ट जो वीक में पेपर होने वाला है उनके लिए हेल्पफुल होंगे, और बाकी लोग भी अपना जो अगले गेट 24-25 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। तो इस सेशन को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर जरूर कर देना और सेशन को लाइक जरूर कर देना। अगर किसी को क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मिलेंगे हम किसी और सेशन में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।